नमस्कार। अमेरिका और ईरान, ऐसा लग रहा था कि तनाव अब अपने चरम पर है, लेकिन सतह के नीचे एक बिल्कुल ही अलग डिप्लोमेटिक खेल चल रहा है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि इस जटिल शांति वार्ता में असली चालें चल कौन रहा है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज पूरे मिडिल ईस्ट में गूंज रहा है, खासकर तब जब सीधी बातचीत तो फेल हो गई। तो जब सुपर पावर्स बात नहीं करते, तो फिर कौन आगे आता है? चलिए आज उन्हीं किरदारों पर नजर डालते हैं जो इस खाली जगह को भर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले ये नई डिप्लोमेटिक चेसबोर्ड है क्या। फिर बात करेंगे पाकिस्तान की, जो एक अनपेक्षित मध्यस्थ बनकर उभरा है। इसके बाद बड़ी ताकतों मतलब अमेरिका और चीन का इस पर क्या रिएक्शन है, खाड़ी देश अपनी चालें कैसे बदल रहे हैं, और साथ ही प्रतिबंधों और तेल के खेल को भी समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि भारत इस पूरी तस्वीर में किनारे पर क्यों खड़ा दिखाई दे रहा है। तो शुरू करते हैं। देखिए, 12 अप्रैल को जब इस्लामाबाद टॉक्स नाकाम हुई तो लगा कि बस अब सब कुछ रुक गया है, एक डेडलॉक है। लेकिन जिस चीज को दुनिया एक गतिरोध समझ रही थी ना, असल में पर्दे के पीछे एक पूरी तरह से नई डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी तैयार हो रही थी। और इस नई रणनीति के सेंटर में कौन है? एक ऐसा प्लेयर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, पाकिस्तान। जी हाँ, इस हाई स्टेक्स गेम में पाकिस्तान एक मुख्य मध्यस्थ की भूमिका में आ गया है। जरा पाकिस्तान की इस डिप्लोमेटिक दौड़ की तेजी को देखिए। बहुत ही कम समय में उसके बड़े बड़े अधिकारी और नेता, आर्मी चीफ तेहरान में, प्रधानमंत्री सऊदी अरब में और फाइनेंस मिनिस्टर सीधे अमेरिका में बात कर रहे थे। यहाँ तक कि तुर्की और कतर जाने की भी प्लानिंग थी। मतलब बातचीत को किसी भी तरह से जिंदा रखने के लिए एक जबरदस्त कोशिश चल रही थी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ही क्यों? उसकी जो यूनिक पोजीशन है ना, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ईरान के साथ उसके पुराने रिश्ते हैं, तो ईरान उस पर भरोसा करता है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लिए तेहरान से बात करने का इस वक्त पाकिस्तान ही इकलौता चैनल बचा है। तो वो एक तरह से एक परफेक्ट मीडिएटर बन गया है। ठीक है, तो जब पाकिस्तान बीच में आया तो जाहिर है दुनिया की दो बड़ी ताकतें यानी अमेरिका और चीन चुप तो नहीं बैठ सकती थीं। उन्हें भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। तो चलिए देखते हैं कि इस नए खिलाड़ी को लेकर वॉशिंगटन और बीजिंग ने क्या कदम उठाए। और यहाँ पर ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग अप्रोच दिखती हैं। एक तरफ अमेरिका है जो व्हाइट हाउस से कह रहा है कि पाकिस्तानी कमाल के मध्यस्थ रहे हैं, इस बातचीत में वही इकलौते मध्यस्थ हैं, मतलब वो प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को पब्लिकली सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ है चीन, जो अपना अलग ही खेल खेल रहा है। वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के हक का समर्थन कर रहा है और अपना खुद का 4 पॉइंट पीस प्लान भी ले आया है। साफ है, यहाँ प्रभाव जमाने की एक होड़ लगी हुई है। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही सीमित नहीं है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी इससे भी आगे की है। उसका अगला मूव बहुत क्रिटिकल था। वो है खाड़ी के शक्तिशाली देशों को इस बातचीत में शामिल करना। आखिरकार उनके हित भी तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। और ठीक इसी डिप्लोमेटिक हलचल के बीच एक बहुत बड़ी चीज होती है। सऊदी अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक में $2 अरब ट्रांसफर करता है। अब जरा इसकी टाइमिंग देखिए, ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और यहीं पे ये बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक दोस्त देश को दी जाने वाली आर्थिक मदद थी, एक बेल आउट पैकेज, या फिर ये डिप्लोमेटिक सर्विसेज के लिए एक तरह की फीस थी, एक स्ट्रेटेजिक पेमेंट, ताकि ये पक्का हो सके कि बंद दरवाजों के पीछे जो भी बातचीत हो रही है उसमें खाड़ी देशों की आवाज भी सुनी जाए। लेकिन देखिए, ये सारा खेल सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं है। एक तरफ तो बातचीत का दरवाजा खुला है, लेकिन दूसरी तरफ वॉशिंगटन अपना सबसे बड़ा हथियार भी चला रहा है, और वो है इकोनॉमिक प्रेशर। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि ईरान से तेल खरीदने वाले देशों को जो छूट मिलती थी अब वो खत्म। और यहाँ पर धमकी बिल्कुल साफ है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन ने कहा, अगर आप ईरानी पैसे के लिए तेल का इंतजाम कर रहे हैं तो आपके बैंकों पर हम सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने को तैयार हैं। इसका मतलब समझिए, ये धमकी सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, ये उन सभी देशों, खासकर चीन के बैंकों और कंपनियों के लिए है जो ईरान की मदद कर सकते हैं। ये आर्थिक दबाव अब ग्लोबल हो चुका है। तो इस इकोनॉमिक प्रेशर के जवाब में ईरान क्या कर रहा है? वो भी अपनी चाल चल रहा है। एक तरफ तो वो जंग से तबाह हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बना रहा है, ये दिखाने के लिए कि हम मजबूत हैं, और दूसरी तरफ वो डॉलर को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है, भारतीय रुपए जैसी दूसरी करेंसी में ट्रेड करके। ये साफ तौर पर अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम के कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश है। अब इस पूरी शतरंज की बिसात पर जब इतने सारे मोहरे चल रहे हैं तो एक बड़े खिलाड़ी की गैर मौजूदगी सच में हैरान करती है।
और वो है भारत, एक रीजनल सुपर पावर और ईरान का एक पुराना पार्टनर। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कहीं नजर नहीं आ रहा। इसका एक उदाहरण देखिए। हाल ही में जब ईरान के राष्ट्रपति ने जंग का विरोध करने वाले देशों को धन्यवाद दिया, तो उन्होंने स्पेन, रूस, चीन, तुर्की, इटली और मिस्र का नाम लिया। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए, इसमें भारत का नाम नहीं है। एक पारंपरिक साथी का नाम गायब होना दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरी का एक बहुत बड़ा संकेत है। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। एक और उदाहरण है जब इटली और ईरान ने पोप की अमेरिकी आलोचना की निंदा की, जो कि एक ग्लोबल शांति दूत हैं, तब भी भारत चुप रहा। तो ये जो खामोशी है, ये एक पैटर्न का हिस्सा लगती है। और यही वजह है कि एनालिस्ट ये सवाल उठा रहे हैं कि इस पूरे रीजनल क्राइसिस में भारत आखिर कर क्या रहा है। तो कुल मिलाकर हम जो देख रहे हैं वो एक क्लासिक डिप्लोमैटिक रिकैलिब्रेशन है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें देश बदलते हुए पावर बैलेंस और झगड़ों के हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पाकिस्तान एक नया लीडर बनकर उभर रहा है, भारत जैसी पारंपरिक ताकतें पीछे हट रही हैं और चीन और खाड़ी देश जैसे खिलाड़ी खेल को अपने हक में करने के लिए नई नई रणनीतियां बना रहे हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या ये जो नए मीडिएटर सामने आ रहे हैं और पुराने गठबंधन टूट रहे हैं, ये किसी नए मल्टीपोलर डिप्लोमैटिक ऑर्डर की शुरुआत है, या फिर ये बस एक पुराने पावर गेम में एक टेम्परेरी बदलाव है? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।